नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी हाजिर हूं एक बार नजर डालेंगे शो में आज खास क्या है। अलग अलग पहलुओं पे बात करेंगे, फिर चाहे टैक्स सेविंग की हम बात करें या फिर किस तरह से आपको रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं एसआईपी में, यानी कंपाउंडिंग के फायदों के बारे में बात करेंगे। साथ ही एक्सपर्ट के टॉप पसंदीदा फंड्स कौन से होंगे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ मिस्टर हेमंत रस्तगी हैं, सीईओ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल अनिल का है, रोहतक से इन्होंने हमें मेल किया है और इन्होंने अपने बारे में मेंशन किया है कि एज है 36, सैलरी अराउंड 3 लाख और ये निवेश करना चाहते हैं ईएलएसएस फंड्स में। क्लोज टू अराउंड 10,000 रुपीज हर महीने निवेश कर सकते हैं, लेकिन इनके दिमाग में एक डाउट है, एक क्वेरी है इनफैक्ट आपके लिए हेमंत, कि क्या जो अन्य इक्विटी फंड्स होते हैं उसके मुकाबले ईएलएसएस जो कैटेगरी है इनमें बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ये अगले अगर 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए निवेश करें तो क्या आप इन्हें सलाह देंगे ईएलएसएस में निवेश करने की, लुकिंग एट द प्रोफाइल कि इनकी टैक्सेबल तो है इनकम लेकिन हायर टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि ईएलएसएस जो है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये है क्या। जो एटीसी के अंडर जो एग्जम्पशन पाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उनमें से एक ऑप्शन है ईएलएसएस। जैसा कि नाम से जाहिर होता है, ये फंड वो है जो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और जैसा कि हर ऑप्शन के साथ होता है एटीसी में, यहां पे भी एक लॉक इन पीरियड है, वो करीब 3 साल का लॉक इन पीरियड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर बाकी ऑप्शन के मुकाबले में देखें तो इनमें रिटर्न का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है। हालांकि वॉलेटिलिटी है, लेकिन जो टैक्स एफिशिएंसी है रिटर्न्स की वो भी ज्यादा है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलेगा वो टैक्स फ्री है, जो अगर डिविडेंड लेंगे तो वो टैक्स फ्री है। तो ईएलएसएस डेफिनेटली उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको टैक्स सेविंग करना और साथ ही इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, यहां पे इन्होंने कहा कि इनकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख है और वो 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करीब 1,20,000। पहली बात तो उनको इतना पैसा टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये उन इन्वेस्टर्स में से काफी इन्वेस्टर्स को ये भ्रम रहता है, क्योंकि ईएलएसएस के अंदर लॉक इन रहता है तो उनको लगता है कि शायद यहां पर रिटर्न जो है वो लॉन्गर पीरियड में जो बाकी ओपन एंडेड फंड्स है वहां से बेहतर मिलेगा। देखिए, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो प्रूव करता है कि ये बात सही है। तो मेरा उनको पहले सलाह ये रहेगी कि वही पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा यहां पे एक लॉक इन रहता है और अपना पैसा लॉक इन करने का कोई मतलब नहीं है। मेरी सलाह यह है कि उतना ही, जैसा मैंने पहले कहा, उतना इन्वेस्ट कीजिए जो टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्ट करना है। ईएलएसएस डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन है, यंग है तो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जनरल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि वो जो वेल डाइवर्सिफाइड ओपन एंडेड फंड्स हैं, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस हो सकता है, फिर कोटक सेलेक्ट फोकस है या सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप है, इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करें। जितना पैसा टैक्स के लिए करना है वही ईएलएसएस में करें, बाकी ना करें। जी, यानी कि ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कैटेगरी आप चुनते हैं अगर म्यूचुअल फंड्स की, फिर चाहे वो ईएलएसएस है या मिड कैप्स हैं या सेक्टोरल फंड्स हैं, क्यों चुन रहे हैं आप, आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जहां तक अनिल आपका सवाल है, उम्मीद है इस पर कार्यक्रम देख रहे हैं आप, क्योंकि आप हायर टैक्स पैकेट पे नहीं है। अगर सिर्फ टैक्स बचाना पर्पस है, और भी कई ऑप्शन है, हो सकता है पीएफ में आप ऑलरेडी निवेश करते हो। अगर आपको लंबी अवधि में रकम कमानी है तो आप ईएलएसएस के अलावा अन्य जो इक्विटी फंड्स है उनका चुनाव कर सकते हैं। कुछ फंड्स आपको सजेस्ट भी किए एक्सपर्ट ने, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस एक फंड हो सकता है, साथ ही थोड़ा सा जोखिम अगर आप लेना चाहें क्योंकि एज आपकी कम है, सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप भी आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, संजय गुप्ता सिकर राजस्थान से। गुड इवनिंग संजय, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। मैंने पर्सनल फाइनेंस के प्रोग्राम्स में कई बार ऐसा सुना है कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यू गेट बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। क्या मतलब यह बात सही है? और अगर सही है तो इसे मतलब कैसे निवेशक समझ सकता है? क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट में जैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, बैंक एफडी में कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, एनएफडी में हाफ ईयरली, इस तरह। तो इक्विटी जो इन्वेस्टिंग अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन उसमें कंपाउंडिंग फॉर्मूला जैसे उस कंपाउंडिंग का क्या रोल होता है, मैं ये समझना चाहता था। बहुत इंटरेस्टिंग संजय आपका क्वेश्चन है और शायद ऐसा लगता है आपके सवाल से कि आप काफी फॉलो भी करते हैं पर्सनल फाइनेंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो एक्सपर्ट व्यूज रखे जाते हैं। आप क्या खुद भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में? मैडम, मेरा ज्यादातर डेट इन्वेस्टमेंट में ही है, और लेकिन मैं वैसे जल्दी ये सोच रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करूँ।
क्या एज है संजय आपकी? उम्र क्या है? मैडम मेरी एज है 40 ईयर्स। ऑलराइट संजय, आप बने रहे फोन लाइन पे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कई अन्य दर्शक भी होंगे शायद जो इस चीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है दिमाग में और समझना चाहते होंगे। कंपाउंडिंग की अक्सर हम बात करते हैं। हेमंत आज के एक्सपर्ट मौजूद भी है हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं। हेमंत, काफी अच्छा लगा मुझे इनका सवाल। आप किस तरह से सरल शब्दों में इन्हें समझाएंगे कंपाउंडिंग के फायदे और म्यूचुअल फंड्स में ये कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए पहले भी मैं आपसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। इनका जो सवाल है काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और ये काफी सारे इन्वेस्टर्स को ये दुविधा रहती है, शायद वो क्लैरिटी नहीं है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है और उसकी पावर क्या है, क्योंकि तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो पहला जवाब तो ये है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि बैंक के अंदर जैसे अगर वो एफडी करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट जो उनको मिलता है वहां पे उनको कंपाउंडिंग होता है, उसी तरह से बिल्कुल वैसा ही म्यूचुअल फंड में भी होता है। पहले यहां समझ लें कि म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे 3 ऑप्शन है आपके पास। एक तो स्कीम आपको चुनना है, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन है, उनमें से एक चुनना है। एक है डिविडेंड पे आउट, जहां पे हर साल या हर क्वार्टर डिपेंड करता है किस तरह का फंड आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको डिविडेंड मिलता है। दूसरी ऑप्शन रहती है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, जहां पे डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद फिर से री इन्वेस्ट किया जाता है। और तीसरा है ग्रोथ ऑप्शन। जो भी इन्वेस्टर चाहते हैं कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं, उनको ये ग्रोथ ऑप्शन चुनना चाहिए। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको सालों साल आप बने रहने देना रखते हैं, वहां से आप पैसा निकालते नहीं है। जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो एनएवी जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती रहेगी। यानी अगर हम एग्जांपल देखें यहां पे, अगर आप मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अगले साल आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 होगी, फिर से अगले साल नेक्स्ट सेकंड ईयर में आपको 10% रिटर्न मिला, तो जो रिटर्न है आपको 1,10,000 रुपए मिलेगा। इस तरह से सालों साल आपका जो रिटर्न जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बढ़ता रहता है। ये बहुत ही पावरफुल टूल है, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं, छोटी छोटी रकम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात सही है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग अपने आप में काफी पावरफुल टूल है, जैसा मैंने पहले कहा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने टाइम होराइजन को देखते हुए आप सही एसेट क्लास चुनें। अगर आप मान लीजिए 15, 20 या 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप किसी डेट फंड में बैठे हैं तो डेफिनेटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग होते हुए भी आपको फायदा नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो अपना टाइम होराइजन देखते हुए सही तरह की एसेट क्लास चुनिए, यानी वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड हो या बैलेंस फंड हो, वो चुनिए। उसके बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अगर आपको फायदा उठाना है, जैसे मैंने कहा, ग्रोथ ऑप्शन लीजिए। और अगर आपको उतार चढ़ाव दिखे मार्केट के अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एवरेजिंग का फायदा होता है, तो आप उसमें बने रहें। काफी बार हमने इन्वेस्टर्स को देखा है कि जब भी उतार चढ़ाव होता है वो पैसा अपना निकाल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा नहीं हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी एसेट क्लास इक्विटी या डेट को चेंज करते रहेंगे। एसेट क्लास सही चुनिए, उसमें बने रहिए, पैसे को आप बाहर मत निकालिए, तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। जी, तो आपने कंपाउंडिंग तो समझा दिया। अब क्योंकि संजय ने ये भी कहा था कि ये शुरुआत करना चाह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो कोई भी 1 या 2 फंड्स जो आपको लग रहा है कि फर्स्ट टाइमर्स के लिए अच्छे रह सकते हैं, कहां से शुरुआत करें? देखिए, उन्होंने कहा जैसे 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस टॉप 200 को ले सकते हैं और एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड। रिलायंस टॉप 200 मेजोरिटी पैसा जो लार्ज कैप में रहती है, और मिड जो ग्लोबल फंड है एसबीआई का वो 60-70% मिड कैप और बाकी लार्ज कैप है। सो आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन का फायदा यह है कि लार्ज कैप और मिड कैप में सही तरह का बैलेंस इनके पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। जी, तो चलिए संजय, आपके लिए भी फंड्स बता दिए हैं एक्सपर्ट ने, नोट कर सकते हैं इन्हें और बढ़ सकते हैं आगे। हमारे साथ इस वक्त एक और संजय हैं फोन लाइन पर, ये असम से हैं। गुड इवनिंग संजय भौमिक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ संजय, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। हाँ, नमस्कार संजय, बताइए। आपने शायद कुछ एसआईपी शुरू करी हुई है, कब से शुरुआत की है आपने और सवाल क्या है एक्सपर्ट से? ये हम 2-3 साल पहले किए हैं। अच्छा, हाल में? हाँ, अच्छा। ये बिरला पावर प्लांट का 6,500, फ्रैंकलिन हाई ग्रोथ 4,300। हाँ, ये डिटेल्स हमारे पास हैं। ये बताइए संजय कि आपने किसी खास लक्ष्य के लिए ये शुरुआत की है, रकम किस लिए जुटानी है? जी, रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट में कम से कम 3 करोड़ चाहिए। ओके, ठीक है। और अभी एज क्या है संजय आपकी? मेरा एज 42 समझिए, 42। ऑलराइट। कोई बैंक एफडी भी है शायद आपकी 15,700? 15,700 बैंक आरडी था चल रही है। आरडी, ओके। अभी भी चल रही है आपकी आरडी? हाँ हाँ, ओके। क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें रकम आप ज्यादा निवेश कर रहे हैं, बल्कि जो आपके फंड्स है जो आपने हाल में शुरू किया उसमें अमाउंट कम है। बने रहे आप संजय फोन लाइन पर। फंड सिलेक्शन के बारे में हेमंत क्या कहेंगे आप? देखिए, बोले 2 चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहले
तो इन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई है एसआईपी के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने की, वो बिल्कुल सही है। ये इन्होंने कंफर्म किया अभी कि ये इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। मैं वही कहना चाहता था कि उन्होंने जो अगर आप इक्विटी फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। एसआईपी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप एसआईपी के लिए एनरोल करते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आप कमिट करते हैं कि आप महीने के एक पर्टिकुलर दिन में एक पर्टिकुलर फंड में एक पर्टिकुलर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यानी जो डिसिप्लिन जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से भी नहीं होता है, वो आपकी स्ट्रैटेजी में आ जाता है। तो एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। साथ ही अपने टाइम होराइजन को देखते हुए सही एसेट क्लास चुनना है। जैसा उन्होंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे है, ये ना भूलें कि इक्विटी जो है एज एन एसेट क्लास एग्रेसिव है। अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। कभी कभी इन्वेस्टर्स को लगता है कि थोड़े एग्रेसिव फंड में पैसा डालेंगे, स्पेशली जब मार्केट अच्छी करती है तो हम देखते हैं थीमेटिक सेक्टर या मिड कैप तरह के जो फंड है उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। तो मेरा ये मानना है कि जनरली एक थंब रूल अगर हम देखें तो 60% पैसा जो आपका लार्ज कैप में होना चाहिए और 40% जो है मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए। इनके अगर मैं 5 फंड देखूं तो उसमें 3 फंड जो है वो स्मॉल और मिड कैप के हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। मल्टी कैप फंड देखें, हमने शो में ऑलरेडी कुछ फंड्स की बात की है तो उनको देख ले। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, जैसा पहले भी आपने भी कहा कि करीब 15,000 रुपए करीब ये इन्वेस्ट जो है कर रहे हैं वो रिकरिंग डिपॉजिट के द्वारा। आई थिंक ये इनको समझना होगा कि अगर ये थोड़े से हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो आपको सही बात है कि गारंटीड रिटर्न देगा, लेकिन रिटर्न एक तो कम है। दूसरा, अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न देखें तो बहुत कम होगा। यहां भी मैं इनको कहना चाहूंगा, फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी बहुत सारी ऑप्शन है जो इनके टाइम होराइजन के हिसाब से रिकरिंग डिपॉजिट को छोड़ के वो देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इनका टाइम होराइजन 1 या 2 साल है तो जो इक्विटी सेविंग फंड होते हैं जिनमें 20 या 25% पैसा इक्विटी में है, 40 to 45% पैसा आर्बिट्राज में है, बाकी डेट में है, तो वो देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि टैक्स पर्पजेस के लिए इनको इक्विटी फंड माना जाता है, यानी जो गेन इनको मिलेगा 1 साल के बाद वो टैक्स फ्री होगा, जो डिविडेंड इनको मिलेंगे वो टैक्स फ्री होगा। तो इस कैटेगरी में कोटक इक्विटी सेविंग फंड देख सकते हैं। अगर इनका टाइम होराइजन 2 से 3 साल है तो बैलेंस एडवांटेज फंड देखिए, इनमें भी सेम कॉम्बिनेशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि इक्विटी का थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा है, यहां भी टैक्स बेनिफिट वही है। और 3 से 5 साल का अगर समय है तो एक बैलेंस फंड देख लें, जैसे टाटा बैलेंस फंड है वो देख लें। इन तीनों का कॉम्बिनेशन अपने टाइम होराइजन के साथ लीजिए। एक तो जो रिटर्न आपको आरडी में मिल रही है उससे बेहतर मिलेगी, और दूसरा जैसा मैंने कहा जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट है। पोस्ट टैक्स रिटर्न पर ध्यान देना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो भी रिटर्न कमाया 20-30% अगर आपने टैक्स पे दिया तो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक ये 2-3 चीजों का ध्यान रखें। अगर ये चेंजेस करें तो डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो में काफी बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। जी, तो बेहतर रिटर्न्स के लिए 2 टिप्स यहां पर हेमंत ने दी है। पहला तो ये कि आप टैक्स के काटने के बाद जो आपको मिलता है, जिसे पोस्ट टैक्स रिटर्न कह रहे हैं, उसका जरूर ख्याल रखें, कैलकुलेशन में जरूर ध्यान में रखें। और महंगाई दर, यानी कि जो भी आप रकम कमाएंगे किसी भी निवेश के विकल्प से, आप महंगाई दर को बीट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आप जरूर देखें। तो कुछ 3 और फंड्स बताए थे मत ने, एक बार रिकैप दे दे। 1-2 साल के लिए अगर आपको निवेश करना है कोटक इक्विटी सेविंग फंड चुन सकते हैं। 2 से 3 साल के नजरिए के लिए आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज एक अच्छा फंड हो सकता है। साथ ही थोड़ा बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि काफी मिड कैप्स में बहुत एक्सपोजर है आपका, तो एक बैलेंस फंड भी हेमंत ने बताया, टाटा बैलेंस फंड, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर मिड कैप का है, काफी अग्रेसिव लग रहा है, इससे थोड़ा सा इसका जोखिम कम करने के लिए ऑप्शंस और तरीके हेमंत ने बताए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एक बार तरीका बताएं किस तरह से इस शो में जुड़ सकते हैं आप हमें मेल करें moneyguru@zmedia.com या फिर सीधे एसएमएस करें मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में, सेव लिखकर अपना नाम लिखें, भेजें उसे 575755। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा हो रही है आपके निवेश पर। हेमंत रस्तगी आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त फोन लाइन पर अमित हैं, अमित कुमार गुड़गांव हरियाणा से। नमस्कार अमित, बताइए क्या सवाल है आपका। वेरी गुड इवनिंग मैम। जी, अच्छा मैम, मैंने ना ये म्यूचुअल फंड्स में कुछ 9,000 के अबाउट पैसा लगा रखा है डिफरेंट टाइम पे, जैसे बैंक लाइन है, HDFC है, ICICI है, इसमें 2,000 रहता है, बिरला सन लाइफ का है। और मुझे क्या है कि अगले 15 साल में बच्चों की पढ़ाई के लिए और उनकी शादी के लिए कुछ अमाउंट जोड़ना है, तो इसके लिए और मेरा AFP फंड में भी जाता है हमारा। मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ, तो आर्म फोर्सेज सर्विस के तहत एक फंड करता है, उसमें 15,000 पर मंथ जा रहा है। ठीक है,
अमित, क्योंकि आपने जो मेल में फंड्स मेंशन किए हैं उसमें केवल 3 फंड्स के आपने जिक्र किया है। एचडीएफसी टॉप 200 जो आपने दिसंबर 2010 में शुरू किया, इसके अलावा एचडीएफसी इक्विटी जो मार्च 2011 में आपने शुरू किया, और बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी जिसे भी ऑलमोस्ट उसी टाइम आपने शुरू किया था। इसमें क्योंकि आपने जिक्र किया था कि 1000 रुपए पर मंथ आप डाल रहे हैं, तो फिलहाल आपका जो पर मंथ पोर्टफोलियो है एसआईपी का, वो कितना अमाउंट होगा? वो अभी मैंने ये बढ़ा दिया है अमाउंट का, इसमें 3000 जा रहा था, तो अभी मैंने 2000 करवा दिया है सर। ओके, इन्हीं फंड्स में? हाँ, इन्हीं फंड्स में करवा दिया, और एक फ्रैंकलिन का खरीदा है मैंने नया, और एसबीआई इमर्जिंग फंड खरीदा। ओके, कुछ नए फंड्स भी आपने इंक्लूड करें। बस आपके गोल्स को लेकर थोड़ा क्लैरिटी में चाहूंगी। आपने क्योंकि मेल में जिक्र किया कि गाड़ी भी आप खरीदना चाह रहे हैं, तो कार खरीदने का जो लक्ष्य है वो कितने साल बाद है? कार तो अभी मैम मुझे जरूरत नहीं है, अबाउट 3 ईयर्स के आप नेक्स्ट 3 ईयर्स तक तो आपका ये खर्चा नहीं होगा, और बाकी जो आपके गोल्स हैं वो 10 to 15 ईयर्स के बाद हैं, 18 ईयर्स। ऑलराइट, ठीक है अमित, आप बने रहे फोन लाइन पे, क्योंकि कुछ एजम्पशन बेसिस पर ये आंसर्स एक्सपर्ट ने इनफैक्ट सजेस्ट किए थे। हेमंत, कुछ इसमें आप एडिशन या कुछ चेंजेस करना चाहेंगे अमित का जो पोर्टफोलियो है उसको देखते हुए? देखिए, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके जो गोल्स हैं वो 2 तरह के गोल हैं। 2 जो गोल्स हैं, उन्होंने डॉटर की एजुकेशन और मैरिज की जो बात की है वो लॉन्ग टर्म का गोल है, और गाड़ी खरीदने की जो बात की उन्होंने जैसे कहा 3 साल में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो शॉर्ट टर्म का गोल है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं इनको अपनी जो कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की और कितना उनको इन्वेस्ट करना वो देखते हुए डिसाइड करना होगा कि जो कार खरीदने का जो गोल है वो पूरा होगा या कितने समय के बाद पूरा होगा। तो अगर हम इनकी डॉटर की एजुकेशन और मैरिज की बात करें, 5 साल की इनकी डॉटर है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि हायर एजुकेशन स्टार्ट होने से पहले करीब 13 साल का इनके पास समय है, और शादी के लिए कम से कम 18 साल का समय है। और यहाँ पे अगर मैं ये हमेशा एक प्रोसेस इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना टाइम होराइजन बनाएं, उसके बाद एक टारगेट बनाएं, और बाद में एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान के उसके बाद आप डिसाइड करें कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तभी आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डायरेक्शन मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना गैप देखने को मिल सकता है। तो अगर यहां पे मैं 12% का रिटर्न मानूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा टाइम होराइजन 13 और 18 साल का है, तो पहला गोल के लिए 5000 इन्वेस्ट करना है, दूसरा गोल के लिए 3000 इन्वेस्ट करना है, टोटल मिला के इनको 8000 रुपए इन्वेस्ट करना है। ये शायद उन्होंने अभी कुछ पैसा बढ़ाया तो 5 या 6000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको ये देखना होगा कि बाकी पैसा जो है अभी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। अगर नहीं भी बढ़ा सकते तो भी अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया, उसको कंटिन्यू कीजिए। आगे जाके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वो पैसा आप वहां पे बढ़ा सकते हैं। जहां तक गाड़ी खरीदने का सवाल है, अगेन अगर वो आज इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि उसको इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा गोल। ये जो गोल्स हैं डॉटर की मैरिज और जो एजुकेशन का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो ये जो गोल है इसको थोड़ा साइड में रख सकते हैं आप। और जब खरीदना भी हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने पैसे से गाड़ी खरीदना चाहते हैं या आप लोन लेना चाहते हैं। तो अगर लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन मनी का पैसा आपको एक्यूमुलेट करना है, और लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्या आप उस लोन को सर्विस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कभी भी अब बिना सोचे समझे कोई भी लोन हो, स्पेशली कार जैसी एसेट जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, अगर घर खरीद रहे हो जो एप्रिशिएटिंग एसेट है तो एक तरफ बात है, लेकिन गाड़ी जैसी एसेट जो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, खरीदने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बजटिंग करके देख लीजिए कि आप उस लोन को सर्विस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी खराब होगी, और जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब होगा। थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप फैसला लें, और जैसा मैंने कहा प्रायोरिटाइज करें गोल, कौन सा गोल आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। राइटली सेड, क्योंकि अमित प्रायोरिटी के हिसाब से ही आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, बेहतर रिटर्न आपको मिल पाएंगे। एचडीएफसी इक्विटी, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटीज में ऑलरेडी निवेशित है, निवेश को जारी रखें। 1-2 नए फंड्स भी इनफैक्ट हेमंत ने सजेस्ट किए थे, आने वाले समय में आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। हालांकि आपने क्योंकि अब ऑलरेडी अमाउंट बढ़ा दिया है, तो जो आपके लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, 8000 रुपए आप अगर मंथली कर पा रहे हैं निवेश तो बेहतर होगा, अच्छी बात है। हर एसआईपी को एक गोल से लिंक कर दें ताकि आप क्लियरली उसे मॉनिटर कर सकें। चलिए, फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल करेंगे। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। अपने सभी दर्शकों को बता दें सवाल किस तरह से भेजने। कोई सुझाव है कार्यक्रम के लिए तो भी मेल करें हमें moneygrow@gmail.com, या फिर एसएमएस करने के लिए सेव लिखकर अपना नाम लिखें, सवाल लिखें, भेज दें उसे 575757। तो फिलहाल मनी ग्रो में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।